नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को लोहड़ी के मौके पर तोहफा दे दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम फिर लागू होगी और कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। इससे करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और इसे लेकर जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया है। एनपीएस कर्मचारी संघ ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया और प्रदेश सचिवालय के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। एक महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी वीडी शर्मा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने आज पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस का ऐलान किया है। ओपीएस को मंजूरी दी है अपने कैबिनेट में और ये जो है इससे कहीं ना कहीं 1,36,000 जो एम्प्लॉई है सरकार के उनको सीधे तौर पर लाभ होगा और ये हिमाचल प्रदेश ओपीएस देने वाला देश का ये चौथा राज्य बना है। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब घोषणा कर चुके हैं। इससे सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है प्रदेश सरकार को 800 करोड़ जो है इस साल और अगले साल ये कह रहे थे मुख्यमंत्री इससे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो ये अपने आप में जो है जो कांग्रेस ने चुनाव के वक्त घोषणाएं की थी उनमें पहली बड़ी घोषणा है। पहली क्योंकि 10 गारंटियां कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के बीच रखी थी, उसमें से ये पहली बड़ी गारंटी है जिसमें ऐलान किया गया था कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी उसके पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये जो है घोषणा कर दी जाएगी। और आज पहली कैबिनेट की बैठक थी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की और उसमें ये जो है घोषणा कर दी गई है और 1-2 दिन के भीतर जो है हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, जिससे सीधे तौर पर ये जो बड़ी मांग थी चुनाव के वक्त ओपीएस की, उस पर जो है नोटिफिकेशन के बाद जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ये भी कहा है कि 8,000 करोड़ रुपए एनपीएस का केंद्र के पास पड़ा हुआ है, उसको देने से साफ अभी इनकार किया है केंद्र ने, लेकिन हम जो है आज इसका ऐलान कर रहे हैं और इसकी सीधे तौर पर जो है नोटिफिकेशन भी हो जाएगी और इसको लागू भी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको एक और खबर बताते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच जो है वो बैठक हुई और केजरीवाल ने यहां पर आरोप लगाया कि एलजी ने सारे भुगतान रोक दिए हैं। एलजी के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि डीटीसी बसों को वेतन नहीं मिल रहा, हम काम करते रहेंगे, हम अदालत में भी जाएंगे। उन्होंने दिल्ली में अफसरों के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट में उठाए सवाल पर भी बात की। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है 2 जगह। एक लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए, मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है।
तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। केजरीवाल के इन आरोपों के बाद एलजी के दफ्तर ने बयान जारी करके कहा कि एलजी के साथ बैठक के बाद केजरीवाल के तमाम बयान भ्रामक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, एलजी के अधिकारों को लेकर झूठी बातें कही हैं। एक खास एजेंडे के तहत बनावटी और तोड़ मरोड़ कर बातें रखी गई। केजरीवाल के इन बयानों को खारिज करते हैं। सीएम को सलाह है कि वो संविधान, संसदीय नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप काम करें, सिर्फ इसलिए मौजूदा कानून से ना भागें कि उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। शरद, आज की ये बैठक जो है ये इसलिए हुई थी कि जिन बातों को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी साहब के बीच में रजामंदी नहीं रही है या नाराजगियां रही हैं, उन पर कोई हल निकाला जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई हल यहां पर निकल पाए। ताबिश, एक अपडेट और दे दूं। दो तो आपने बता ही दिया कि सीएम ने, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, राजनिवास की तरफ से कैसे उसका खंडन आया। अब सीएम हाउस सोर्सेज ने भी जो है, जो एलजी हाउस ने क्लेम किया है, राजनिवास ने क्लेम किया है, उसका खंडन किया है और ये कह रहे हैं कि जो एलजी हाउस ने कहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही लिख के बैठे हुए थे और बस ये मीटिंग खत्म होने के बाद में इसको एक प्रेस रिलीज की तरह जो है जारी कर दिया गया है, जबकि मीटिंग में ऐसी बातें नहीं हुई। क्योंकि एलजी हाउस ये क्लेम कर रहा था, राजनिवास की तरफ से ये कहा गया कि इस बैठक में ये डिस्कस हुआ कि पिछले 8 साल से फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं, सड़कों में बहुत गड्ढे हैं, 8 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है, दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा है। जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि बैठक में ये मुद्दे उठाए गए कि आपने एल्डरमैन अपने से कैसे नियुक्त कर दिए, आपने जो फिनलैंड यात्रा है दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी, वो रोक दी है। ये सब डिस्कस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ के क्लेम अगर आप देख भी लें तो आप इसमें ना जाएं कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कुल मिला के बात यहाँ पे ये आ गई कि इस मीटिंग का क्या कोई फायदा निकला, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी और दोनों ने अपनी अपनी बात पब्लिक में कह दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात पब्लिक में कह दी और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से जो अपनी बात है वो पब्लिक में आ गई है। लेकिन बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई है कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, कौन दिल्ली को चलाएगा और किसकी कहने पर दिल्ली चलेगी। वो जिनको दिल्ली ने चुना है, जो निर्वाचित हैं, या वो जिनको नियुक्त किया गया है और एक केवल वो अथॉरिटी हैं। तो ये जो है सवाल अभी भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर चुका है, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि दिल्ली का बॉस कौन है। लेकिन उपराज्यपाल का ने जो पिछले कुछ दिनों में फैसले लिए हैं उस पर जरूर जो है सवाल उठा था और भले ही उपराज्यपाल स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठा कि कैसे अपने विवेक से कैसे उपराज्यपाल फैसले ले सकते हैं, वो सवाल जो है अभी भी बना हुआ है। तो जो सवाल थे शरद, वो अब भी बने हुए हैं। बैठक के बाद कुछ नए आरोप जरूर यहां पर आ गए कि कौन किसको काम यहां पर नहीं करने दे रहा है। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अलग अलग मुद्दों पर जो है वो आप देखते रहे हैं कि एक दूसरे से सहमति जो है वो नहीं दिखी है और आज इसको लेकर ही ये बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद भी लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ हल इस बीच निकला है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख करते हैं। इस बीच कंझावला मामले में फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कंझावला केस के आरोपी नशे में थे। सभी आरोपियों ने शराब पी हुई थी और वारदात के वक्त कार में 4 आरोपी थे। तो यहां पर एफएसएल ने, रोहिणी एफएसएल ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये बात जो है वो सामने निकल कर आई है सूत्रों के हवाले से कि ये जो आरोपी थे ये उस वक्त नशे में थे और सभी आरोपियों ने उस वक्त शराब पी हुई थी और जो वारदात जब ये हुई तो उस वक्त कार में 4 आरोपी थे। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मुकेश, इस बात से इस मामले में क्या फर्क पड़ेगा कि ये आरोपी नशे में थे? देखिए, एक तो जो मुख्य आरोपी इस केस का, जिसका नाम अमित मित्तल है, उसने ये साफ हो गया जांच में कि उसके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो ये अपने आप में बहुत सीरियस ऑफेंस है। दूसरा, उसने शराब पी हुई थी
और सुप्रीम कोर्ट पहले ये बोल चुका है कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं रोड पर, वो एक तरह के बॉम्ब हैं जो कहीं भी फट सकते हैं, तो उन पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये चूंकि आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए थे और ब्लड सैंपल ये एफएसएल रोहनी कोर्ट आए थे, माफ करिए एफएसएल रोहनी की लैब में आए थे, और वहां पर जब इनके ब्लड की जांच की गई तो ये मालूम चला कि इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। ये रिपोर्ट आज जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, और इस रिपोर्ट के बेसिस पर ये मालूम चला है कि सभी आरोपियों ने घटना के वक्त काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, और ये बात आरोपियों ने पुलिस के बयान में बताई थी। तो अब इस रिपोर्ट के बेसिस पर आगे एफआईआर में क्या सेक्शन और लग सकते हैं, ये जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस उनसे लीगल ओपिनियन ले रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा है कि इस मामले में 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो, यानी हत्या के तहत के दर्ज हो। तो अभी इस मामले में चूंकि ये रिपोर्ट आ गई है, तो इस रिपोर्ट के बाद क्या इसमें और भी सीरियस चार्जेस लग सकते हैं, ये देखा जा रहा है। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। और अब बात जोशीमठ की करते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ और आसपास के इलाकों को लेकर चिंता जो है वो बनी हुई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बीते 2 हफ्ते में जमीन धंसने की प्रक्रिया तेज हुई है, और एनडीटीवी इंडिया के इसरो के उपग्रह से मिली एनडीटीवी को जो तस्वीरें मिली हैं उसके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर यहां पर जमीन धंसी है, जबकि इससे पहले अप्रैल से नवंबर के बीच 7 महीने में जमीन 8.9 सेंटीमीटर धंसी थी। उधर जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में आई दरारों से पैदा हुए संकट पर आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकार 1 हफ्ते के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी। भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा के दर पर भुगतान होगा, 6 महीने के लिए बिजली बिल माफ होगा, बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि होगी, और सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच की जाएगी। सभी मंत्री 1 माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। 8 संस्थान जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों का पता लगाएंगे, और एनटीपीसी की जिम्मेदारी है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला दे रहे हैं। जोशीमठ में हर साल यहाँ के लोग भगवान बद्रीनाथ से ये प्रार्थना करते थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि सैलानी टूरिस्ट यहाँ पर आए। ठीक जोशीमठ के ऊपर औली है, जहां पर कल रात बर्फबारी हुई है। जोशीमठ के भी कई इलाकों में कल रात में बर्फबारी हुई है। जो जोशीमठ के सामने पहाड़ है आपको नजर आएगा, इन पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बादल नजर आएंगे, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे। जोशीमठ से बस कुछ किलोमीटर दूर आपको बादल नजर आ रहे होंगे, और वहां पर कल से बर्फबारी शुरू हो गई है। और जोशीमठ के ऊपर ये पहाड़ हैं, और जैसे जैसे ये पहाड़ों से धीरे धीरे बादल नीचे आएंगे, जोशीमठ में भी बर्फबारी शुरू होगी, क्योंकि लगातार बारिश हुई। कल भी हुई बारिश, परसों भी हुई बारिश, आज सुबह भी बारिश हुई। अब कल इसरो ने एक स्टडी जारी की है, सैटेलाइट पिक्चर्स जारी करी हैं। इसरो हम सब जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से की मदद से जोशीमठ शहर की पिक्चर जारी की है, जिसमें ये सामने समझ में आता है कि धीरे धीरे हर रोज जोशीमठ की जमीन धंस रही है, जोशीमठ के पहाड़ धंस रहे हैं। ये बताया है कि सिर्फ 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। इसरो ने तस्वीरों में जारी कर बताया है कि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर के भू धंसाव को रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर की धीमी गिरावट देखी गई है। एनएसआरसी ने कहा है कि पिछले सप्ताह दिसंबर और जनवरी के बीच ये भू धंसाव शुरू हो गया है। तो सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है उसमें जिन इलाकों को बताया गया है कि जहां पर ज्यादा भू धंसाव होने की संभावना है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाएंगे, जिसमें तो नरसिंह मंदिर है। हमारे कैमरा पर्सन ये जूम करेंगे, नरसिंह मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। नरसिंह मंदिर जोशीमठ की का कह लीजिए दिल है, क्योंकि बद्रीनाथ की 6 महीने बद्रीनाथ में इस वक्त बर्फ पड़ती है तो कपाट बंद हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ
भगवान की 6 महीने इसी नरसिंह मंदिर में उनकी डोली आती है और 6 महीने यही नरसिंह मंदिर में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये जो है वो ज्यादा भू धसाव वाला एरिया है। मंदिर के आसपास जो सिंह द्वार इलाका जहाँ आपको घर नजर आ रहे हैं, ज्यादातर दरारें उन्हीं घरों में पड़ी है जो मंदिर के आसपास घर हैं। यहाँ पर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और 12 दिनों में ही जो इसरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 दिनों में ही जोशीमठ है वो 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और कई जगहों से बर्फबारी की तस्वीरें भी आई हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी के आसपास काफी बर्फबारी हो रही है, वहीं श्रीनगर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा शिमला भी बर्फ से ढका हुआ है।